मैं अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से अनिराज सिंह जी जुड़ी हुई है, महिमा सिंह जी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, अंजलि राय जी आपसे जुड़ी हुई है और रिंपल सोही जी स्पोक्स पर्सन है जेजेपी के, वो तमाम जुड़ी हुई है। नारी शक्ति को वंदन सभी लोगों को, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सबका जो है वो परिश्रम रंग लाया। अनिला जी पहले आपसे शुरू करता हूँ, फिर रिंपल जी के पास जाता हूँ, फिर महिमा जी के पास जाता हूँ, फिर अंजलि जी के पास जाता हूँ। अनिला सिंह जी। मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल ये बहुत ही खुशी का क्षण है जब लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वो पास हो गया है। आधी लड़ाई हम जीत चुके हैं, बाकी राज्यसभा में जब पास होगा तो पूरी हो जाएगी। और बिल्कुल कहते हैं कि फतेह का झंडा तब लहरा जाएगा जब वाकई में महिलाओं को 33% आकर्षण के तहत जो है सीटें रिजर्व हो जाएंगी। पर शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नया पार्लियामेंट, नया बिल, महिलाओं का बिल जो लॉन्ग अवेटेड था, जिसको बहुत 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 सालों से लगातार महिलाएं जो हैं इसका इंतजार कर रही थी। हर बार रोड़े अटकाए जा रहे थे। मुझे लगता है इस बार लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी 100% पास हो जाएगा। तो ये सवेरा देख लेगा ये बिल और ये जो कानून में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं तो हमने देखा है कि कोई भी राजनीतिक दल है उसके इतने इफ एंड बट्स होते थे, शायद इनसिक्योरिटी है महिलाओं को लेके, इसीलिए कभी भी ये जो बिल था ये कानून का रूप ले ही नहीं पाया। ठीक है, मैं जानता हूँ सब लोग बोलते थे महिलाएं आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा। लोग ये बोलते थे कि भाई ने महिलाओं को हम कैसे अधिकार दे दे। तो पुरुष प्रधान हमारा जो समाज है उसकी कहीं ना कहीं साइकी ने इस बिल को 23 साल तक रोक के रखा। इसका तो मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। तो महिमा जी पहले आप बता दीजिए, बधाई आपको भी। आपने म्यूट कर रखा है महिमा जी, प्लीज अनम्यूट करिए। जय हिंद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी। इस शेर से शुरुआत करूंगी कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये जज्बा भर दिया था महिलाओं के अंदर जब एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत कांग्रेस ने महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार समान तौर पर दिया था, जो कि विश्व के इतिहास में बहुत कम देशों में दिया गया था तब तक। उसके अलावा आज हमारे देश में 15 लाख पंचायती राज और निकाय के स्तर पर चुनी हुई प्रतिनिधि हैं। ये 1989 में देखे गए उस सपने का असर है जिसका हम आज आगाज जो तब हुआ था उसका अंजाम देख रहे हैं। और वहीं एक तरफ भाजपा है जिसको इन शब्दों से मैं संबोधित करना चाहूंगी। अलका मिश्रा के शब्द हैं कि जिंदगी औरतों को देती है घर की छोटी सी खिड़कियां, अक्सर वो छोटी सी खिड़की आज भाजपा ने दी है इस देश की महिलाओं को, जिस देश के अंदर पहली महिला प्रधानमंत्री हो चुकी, पहली राष्ट्रपति हो चुकी, पहली सभापति हो चुकी, पहली राजदूत हो चुकी, और हमारी पार्टी जिसके हवाले से ये सब कुछ हुआ उसके अंदर 2 महिला अध्यक्ष हो चुकी। लेकिन आज भाजपा ने क्या किया, एक झुंझुना दिखा दिया इस देश की महिलाओं को। उन्हें जब हम राजनीति पे आएंगे महिमा जी, हम राजनीति पे आएंगे। अभी तो मैं बधाई दे रहा हूं आपको, सिर्फ बधाई दे रहा हूं। हम राजनीति पे आएंगे। खटाखट में 2 और रिएक्शन ले लेता हूं। अंजलि राय जी आपको भी बधाई, क्या कहेंगी? थैंक यू दीपक जी, शुक्रिया आपका, आपने बधाई दी। मैं ये कहना चाहूंगी कि 18 सितंबर को जब ये खबर आई कि कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया है, तो पूरे देश में जो महिलाएं थी उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि जो जद्दोजहद कर रही थी अपना अधिकार पाने के लिए, 75 वर्षों के बाद आखिर ये लड़ाई खत्म हुई और उनको उनका अधिकार मिला। लेकिन अगले दिन जब डिटेल्ड रिपोर्ट आई बिल के बारे में और ये पता लगा कि ये बिल तो शर्तों पर है, पहले सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, फिर जाकर ये लागू होगा, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं ये लगा कि उनके साथ बहुत बेईमानी हुई है, उनकी बैक स्टैबिंग हुई है, उनकी अपमान हुआ है। ये अधिकार अभी क्यों नहीं उन्हें मिल सकता था? ठीक है, इस पर बात करेंगे अंजलि जी। अंजलि जी एक बधाई रिंपल जी को भी दे देते हैं। रिंपल सोही जी क्या कहेंगे? मैं आऊंगा अंजलि जी, इस मुद्दे को हम बहस करेंगे, उस मुद्दे पर हम बहस करेंगे। रिंपल जी आपको भी बधाई हो। अनम्यूट कर दीजिए रिंपल जी। अब कर दिया आपने। जी, मेरा मानना है कि इस बधाई की पात्र इस देश की हर एक महिला है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, एमएलए या एमपी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये हमें हमारे हक के लिए लड़ते हैं, ये हमारे जो भी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके मुद्दे उठाते हैं।
तो अगर उन मुद्दों को उठाने वाली कुछ औरतें होंगी तो उससे औरतों का ही आगे भला होगा। बिल्कुल सही कहा रिम्पल जी आपने। देखिए दीपक जी, ये भी कह देना कि सिर्फ औरतों का भला होगा, ये भी गलत है। क्योंकि औरत जब घर में होती है, किसी जॉब में होती है, तो उससे सारी फैमिली का, सारे किस्से का कहते हैं कि उत्थान होता है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर आएंगी, पार्लियामेंट में आएंगी, तो उससे और ज्यादा उत्थान होगा, मेरा ये मानना है। ठीक है आपने। और वैसे भी कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष ही पढ़ता है, लेकिन अगर महिला पढ़ जाती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। ये महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है हमारे इस समाज के अंदर। तो रिम्पल जी बिल्कुल सही बात पकड़ी है। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले रवि त्रिपाठी के पास चलता हूं। रवि, सबसे बड़ा नैरेटिव जो बनाया है, सबसे बड़ा जो नैरेटिव बनाया है कि ओबीसी के खिलाफ है ये बिल। राहुल गांधी ने भी कहने की कोशिश की, कहा ओबीसी के मात्र 3 सेक्रेटरी हैं। ये भी उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन रवि, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि 2011 में जब आर्थिक जाति जनगणना कराई गई थी, पता करने के लिए कौन कितना सबल है, कौन कितना निर्बल, उसके आंकड़े मनमोहन सिंह सरकार ने जारी नहीं किए थे। तो कांग्रेस अब इस विमर्श को लेकर कैसे आगे बढ़ पाएगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस ये चाह रही है कि इसका पूरा क्रेडिट सरकार को ना मिले, कहीं ना कहीं रंग में भंग डले। इसी वजह से राहुल गांधी ने लाइन लिया। देखिए, राहुल गांधी ये तक बता रहे हैं कि 90 कुल सेक्रेटरीज हैं, 90 में से 3 सिर्फ ओबीसी के सेक्रेटरी। हालांकि उसका जवाब अमित शाह ने बाकायदे दिया कि कानून बनाने का काम सेक्रेटरी नहीं करते हैं, कानून बनाने का काम हम करते हैं, सांसद करते हैं, मंत्री करते हैं, और ये सदन में लोग मौजूद होते हैं। उसमें उन्होंने संख्या गिनाई कि किस तरह से मंत्रिमंडल में 27% के आसपास जो मंत्री हैं वो ओबीसी से आते हैं। उसी तरह से जो लोकसभा में सांसद हैं उसमें से लगभग 30% के आसपास सांसद जो हैं वो ओबीसी से आते हैं। खुद प्रधानमंत्री के उन्होंने जिक्र किया कि देश में आपने एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं दिया ओबीसी, हमने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने एक तरह से कोट किया। तो ओबीसी प्रधानमंत्री रहते हुए ये ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग में ये मैसेज दिया जाए कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, जबकि ये संभव नहीं है। दीपक जी, आप जानते हैं कि पूरा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा। जो संविधान की व्यवस्था है, जो अभी सदन की व्यवस्था है, उसमें 3 तरह के आरक्षण है, तीन तरह के लोग हैं बेसिकली। एक जो जनरल लोग हैं, एक एससी है और एक एसटी है। अमित शाह ने बाकायदे समझाया गृह मंत्री ने कि 3 तरह के लोग हैं और तीनों में 33% आरक्षण की बात है। अभी ओबीसी आरक्षण नहीं है इस सदन में, तो उसके लिए अलग से एक विधान लाया जा सकता है। उन्होंने बोला कि जो बातें आप कह रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी, ये श्री गणेश तो कम से कम किया जाए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि 23 साल से इसको रोक के रखा जा रहा महिला आरक्षण को, किसी न किसी बहाने उसको रोका नहीं जाए। कम से कम श्री गणेश हो, ये बिल पास हो, और आगे आने वाले समय में आपकी सरकार हो, किसी भी सरकार हो आए, तो चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है, ओबीसी को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ओबीसी एक अलग सेगमेंट हो गया। अभी तक जो व्यवस्था है 96 में पहली बार आया था, अब हम 2023 में। बिल्कुल सही कहा। और सब अमित शाह ने कोट किया, बाकायदे कोट किया कि 96 में जब आया तो आपने उसका समर्थन नहीं किया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया कांग्रेस को। जब अटल जी के सरकार के दौरान आया तो किस तरह से उस सदन में हुआ था, आप दीपक जी आप उसके गवाह हैं। अमित शाह ने भी कहा कि इसकी चर्चा आज नहीं करना चाहिए क्योंकि शुभ दिन है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उस दिन तो आरजेडी के एक नेता के सपने में बाबा साहब आ गए थे और उन्होंने कहा बाबा साहब ने मुझे कहा बिल फाड़ दो, तो मैंने बाल योगी साहब के सामने बिल फाड़ दिया। ये उन्होंने कहा था बाकायदा। अगर गलत नहीं हो तो उनका नाम सुरेंद्र यादव है। और बाकायदे यही नहीं दीपक जी, अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदे जो है इस बात की जानकारी दी सदन को, उसको लेकर बवाल भी मचा। अधीर रंजन चौधरी उसमें बीच में इंटरप्ट करना चाहते थे कि किस तरह से अंबेडकर जी जब चुनाव लड़े थे तो उनको कांग्रेस ने हराया था 1952 में, फिर दूसरी सीट जब चुनाव लड़े तब भी उनको हराने का काम कांग्रेस ने किया। तो और इसके पीछे जब अधीर रंजन चौधरी ने विवाद किया तो उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल ऐसा दिया जिसमें हंसे भी ठठाके उड़े संसद में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को बीजेपी ने हराया है, यह भी एक फैक्ट है कि 1952 में जब अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनके सामने कांग्रेस का कैंडिडेट था, तो कांग्रेस ने उनको हराया। ये सिंपल चीज है। तो इसी तरह से कांग्रेस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो एक तरह से पॉलिटिक्स 2 तरह की खेली गई। एक, अगर कांग्रेस ने ओबीसी पॉलिटिक्स खोली तो जो संविधान निर्माता है, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों सबको न्याय दिलाने का जिनके श्रेय जाता है अंबेडकर को, उनको चुनाव नहीं लड़ने देना, उनको रोकना, इस तरह का मैसेज सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ दिया गया कि आपने किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर को राजनीति
राजनीति में दरकिनार किया, किस तरह से चुनाव हराया। तो राजनीति है, चुनावी साल है दीपक जी, कार्ड खेला जाएगा। हालांकि बार बार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा मैसेज ना जाए कि चुनाव की वजह से हम इस तरह का बिल ला रहे हैं सरकार की तरफ से। ये महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ला रहे हैं और एक लंबी समय से एक जो पेंडिंग चीज था, और नई संसद, नया बिल, नई चीज पास हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जा रहा है। देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे बता दूं कि अगर कोई दूसरा बिल आता, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता, कुछ और बिल आता, तो शायद कोई विवाद हो सकता था। तो नई संसद में पहला ऐसा बिल आना जिसमें 99% वोटिंग हो रही है उसके पक्ष में। अब न चाहते हो, भले ओबीसी कार्ड आप खेल रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी, ना आरजेडी कर सकती है, ना जेडीयू कर सकती है, ना सपा कर सकती है, ना बसपा कर सकती है, कोई विरोध नहीं कर रहा। ये एक तरीका देखिए आप, मोदी सरकार में ये तरीका कहते हैं किस तरह से चीजों को पास कराया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, 10% एक बात और जोड़ना चाहता हूं, आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन दिया गया वो भी इसी तरीके से किया गया था। आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात कही, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कही। मैं अभी एक फैक्ट पढ़ रहा था कि दलित कानून मंत्री यानी एससी शेड्यूल कास्ट का कानून मंत्री सिर्फ इस सरकार ने दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई शेड्यूल कास्ट समाज का कानून मंत्री है तो अर्जुन राम मेघवाल है। यह भी एक बड़ा नैरेटिव है जिसको भारतीय जनता पार्टी बार बार बनाने की कोशिश करती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, राजनीति में आप कार्ड खेलते हैं और हर जो चाल आप चलते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है। महिला बिल का मकसद भी यही है कि जो आधी आबादी है उसको अपने साथ लिया जाए, खड़ा किया जाए। और वैसे भी आमतौर पे जो एक लॉजिक दिया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक दिया गया कि जो वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे 2019 का, तो उसमें महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा हुई है पुरुषों से। 67% के आसपास पुरुषों ने वोटिंग की और लगभग 67% से ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। तो महिलाएं अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं वोटिंग में, तो उनको अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए कानून बनाने में। तो ये लॉजिक भी दिएगा। और अर्जुन राम मेघवाल ने जमकर बोला है खासतौर पर अंबेडकर के मामले में। और सरकार जिस तरह से अगर ओबीसी के मामले पर अगर राहुल गांधी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो एससी और जो पिछड़ा समाज है उसके साथ जिस तरह से आप अन्याय किया, आपने जिस तरह से गरीबी हटाओ का नारा आपने दिया, लेकिन गरीबी अभी भी मौजूद रही आपके 60 साल के शासन में, ये तमाम चीजें जानकारी दी गई। और जो डाटा अमित शाह ने पढ़ के दिखाया कि ओबीसी के साथ आपने क्या किया और ओबीसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार में, हमारे संसद में और हमारे पार्टी में किस तरह से ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात को काटा भी गया। और अपनी बात की तरफ से एससी मामले में, अंबेडकर के मामले में कांग्रेस पार्टी घिरती हुई दिखी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है दीपक जी, आज सोनिया गांधी को रहना चाहिए था, ये लोग चर्चा कर रहे थे। कल भी ये बात सवाल उठा था कि सोनिया गांधी जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तब सोनिया गांधी उस समय मौजूद नहीं थी, और आज भी जब वोटिंग हो रही थी उसमें सोनिया गांधी सदन में मौजूद नहीं थी। और जो विरोध करने वाले हैं सिर्फ 2 लोग हैं, जो 2 लोग हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के दूसरे सांसद, सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी 454 लोग इसके समर्थन में खड़े हैं। तो काश अगर सोनिया गांधी होती तो शायद ये आरोप नहीं लगता। और आगे के डेट में कहा जाए तो एक कार्ड आपने और दे दिया सत्ता पक्ष को, बीजेपी को, कि ये कार्ड खेलने के लिए। जब महिलाओं की बात की उन्होंने, सबसे पहले मुद्दा उठाया उन्होंने, अपनी पार्टी से बोलने वाली पहली सांसद हो रही। और जब महिला बिल पर वोटिंग हो रही थी, जब उसको पास किया जा रहा था, तो सोनिया गांधी सदन में मौजूद नहीं थी। ये आरोप लगेंगे आगे आने वाले दिन में। ठीक है, मैं एक बात और उसके लिए विशाल पांडे के पास जाता हूं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? विशाल, अब आपके हिसाब से बीजेपी का क्या नारा होगा? नारी शक्ति वंदन, बड़ा टिपिकल नाम रखा गया है इसका। और हमारे यहाँ तो माना जाता है मातृभाषा होती है, पितृभाषा नहीं होती है। बिल्कुल, देखिए नारी शक्ति वंदन ये नाम यहाँ पर इस नए बिल को दिया गया, जो महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया, जो लोकसभा में पास हो गया है। दरअसल देखिए जिस बात का जिक्र रवि जी कर रहे थे, 2014 और उससे पहले जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर जब नरेंद्र मोदी को एक चेहरा बनाया गया बीजेपी की तरफ से, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी महिला वोट बैंक की ताकत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि महिला वोट बैंक को साइलेंट वोट बैंक माना जाता है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अपना भाषण दिया, तो सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल से लेकर, या कहे उससे पहले जब वो संगठन मंत्री हुआ करते थे, कैसे उन्होंने वडोदरा में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था संगठन में की, फिर कैसे मुख्यमंत्री काल में उन्होंने महिलाओं के लिए काम किए, या फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई। तो जो महिला वोट बैंक है, बीजेपी इसकी ताकत को समझती है, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर गुजरात के जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव संपन्न
उत्पन्न हुए हैं, इसमें महिला वोट बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही है, साइलेंट वोट बैंक माना जाता है। और इसीलिए आप देखिए तमाम जो बड़े विरोध के सुर यहां पर उठ रहे थे, खासतौर पर जब महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा की मांग की जा रही थी, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है मौजूदा दौर में। अगर उसके सवालों के बीच में भी सरकार इस बिल को लेकर आती है और डंके की चोट पर इसे पास कराती है, और अमित शाह ये कहते हैं कि जो मौजूदा संविधान का प्रावधान है उसमें एससी वर्ग, एसटी वर्ग और जनरल सीटें जिसमें ओबीसी भी चुनाव लड़ते हैं, अन्य लोग भी चुनाव लड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा कदम यहां पर उठाया ताकि ये मैसेज दिया जा सके महिलाओं को कि इस पे सरकार ने राजनीति से हटकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स को, जो जातियों की वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, उसे ऊपर उठकर इस बिल को पास कराने की कोशिश की है। और इतिहास के पन्नों में आज की तारीख जरूर दर्ज होगी और कल जब राज्यसभा में पेश होगा और 2/3 बहुमत से पास होने की पूरी उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं जिस कानूनी अड़चन की बात आप कर रहे थे वो पूरी तरह से दूर होती हुई नजर आएगी और आने वाले दिनों में महिलाओं को इसका आरक्षण का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, महिला वोट बैंक है, मोदी जी इसको कितने अच्छी तरह समझते हैं। गैस किसका फायदा हुआ? जब उज्ज्वला गैस दी, महिलाओं का। राशन दिया, किसका फायदा हुआ? सबसे ज्यादा महिलाओं का। घर दिया, छत दी, महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराई, किसको फायदा हुआ? ये महिलाओं को। शौचालय, जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, सुदूर इलाकों में क्या क्या हरकतें होती थी इसके बहाने उनके साथ, सब जानते हैं। खाते महिलाओं के खुले, जनधन के, डीबीटी महिलाओं के खातों में, और कई सारी और बातें। और ये लाभार्थी वोट बैंक है ना, ये मोदी जी के पीछे चलता रहा है और मोदी बार बार लाभार्थी सम्मेलन कर करके उनको याद दिलाते हैं, देखिए मैंने आपको ये दिया, आप आगे आने वाले टाइम में मुझे भूल मत जाना। हमारे दोनों रिपोर्टर का थैंक यू बोलता हूं। आसपास ही जाति जनगणना के आसपास ही काम हुआ था महिमा जी, आप ही की सरकार ने वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे, तो अब जाति जनगणना की मांग करना आपकी तरफ से कितना वाजिब है? दीपक जी, आप मुझे उपयुक्त अवसर देंगे तो आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि जब मैं पहली बार बोल रही थी, भाजपा की प्रवक्ता को पूरे धैर्य से लंबे समय सुनने के बाद जब मैं बोल रही थी तो मेरा विचार पूरा नहीं कर पाई थी। ना मैंने कहा मैं सिर्फ बधाई ले लेते हैं, राजनीति की बात हम आगे करेंगे। मैंने रोका नहीं था आपको, मैंने कहा सब बधाई ले लेते हैं। पर भाजपा की प्रवक्ता को, चलिए आप लीजिए, पूरा टाइम लीजिए महिमा जी, मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। उसका निर्णय मैं आपके दर्शकों पे छोड़ती हूँ। खैर, देखिए, आज जो तस्वीर है ना, आपने जो सवाल पूछा है उसके उत्तर पर आऊंगी, मगर उससे पहले दो अहम सवाल खड़े हैं और उन सवालों को इन पंक्तियों में पूछूंगी कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं, और उसको सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया। SECC से पहले सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो 4000 करोड़ से ज्यादा की लागत से 2011 में हमने करवाया था, जिसके ऊपर आपने सवाल पूछा है, उससे पहले शोषण के विरुद्ध प्रोटेक्शन देना हो, सुरक्षा देना हो, संपत्ति का अधिकार बेटियों को देना हो, उनको डोमेस्टिक वायलेंस से, घरेलू हिंसा से बचाना हो, उनको शुरुआत से लेके जो है वोटिंग का अधिकार, पंचायती राज में रिजर्वेशन, वो सब देने के बावजूद हमने जब SECC करवाया और उसके अंदर सबकी गणना की गई, उसे आप जानते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार थी, भाजपा की तरह डबल इंजन और भारी बहुमत की सरकार नहीं थी, और कुछ ना कुछ फैक्टर्स के कारण वो बाहर नहीं आ सका। लेकिन 2014 में भाजपा आ गई। भाजपा ने आने के बाद से ना उसको बाहर किया, पर दो अहम सवाल जिसका उत्तर आप यदि यहाँ अपने शो पर ले लें भाजपा की प्रवक्ता से, तो इस देश के नागरिकों के साथ न्याय होगा। वो दो सवाल ये है कि भाजपा ने जो 2014 में आने के बाद क्यों नहीं बाहर कर दिया उस डेटा को, या फिर जातिगत गणना क्यों नहीं करवा ली, जबकि हम G20 के सदस्यों में से इकलौता सदस्य हैं जिस देश के अंदर जातिगत जनगणना या जनगणना 10 वर्ष से ऊपर से नहीं हुई है। और दूसरा सवाल, अहम सवाल, क्या भाजपा को ये विधेयक लाने में 9 वर्ष नाम बदलने में ही लग गए? क्योंकि राज्यसभा से तो पारित हो चुका था 2014 में आते ही, उसके बाद इन्होंने 370 हटा दिया, नोटबंदी कर दी, GST के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। तो इतनी भारी बहुमत और डबल इंजन होने के बावजूद यदि एक पहले से पारित किया गया विधेयक राज्यसभा में पारित था, आज से आधा काम करना था, 2014 में नहीं कर सके, तो इस सरकार की नीयत साफ है, या फिर भाजपा की प्रवक्ता अपनी विवशता बता दें, अपनी पार्टी की विवशता क्या थी उस समय पर,
और यदि यहाँ पर महिला के अधिकारों की बात करेंगी और कांग्रेस के विरोध की करेंगी तो फिर मैं इनके नेताओं के बयान भी बताऊंगी और लंबी फहरिस्त मेरे सामने नामों की भी मौजूद है, वो भी बताऊंगी। ठीक है, अब बताइए अनिला सिंह जी, जाति जनगणना के आंकड़े आप क्यों नहीं जारी कर देती? वो कह रही हैं कि कर दीजिए आप, और ये भी कि 9 साल का वक्त क्यों लग गया सिर्फ नाम बदलने में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम करने में? आप बताइए, महिमा सिंह जी के सवालों का जवाब दीजिए अनिला जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि अंग्रेजों ने इस पार्टी को बनाया था, अपने हाथ से गढ़ा था, तो मानसिकता तो वही रहेगी ना, डिवाइड एंड रूल। इस देश को धर्म के आधार पे बांट दो, इस देश को जाति के आधार पे बांट दो, हर जगह बांट दो बांट दो बांट दो। इसके अलावा इन लोगों ने किया क्या है? टुकड़े टुकड़े में भारतवर्ष को कर दिया, और वैसे भी भारतवर्ष के टुकड़े इन्हीं लोगों ने करवाए थे ना। 50 वर्ष से ज्यादा ये लोग सत्ता में रहे हैं, महिलाओं के लिए किया क्या ये मुझे बता दे कि आज अगर विश्व की तुलना में अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि 193 कंट्रीज में 149 पोजीशन है पार्लियामेंटेरियन रिप्रेजेंटेशन में, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी जो मात्र अभी 9 साल से सत्ता में आई हुई है हमारी वजह से हो गया? इस राष्ट्र को नौच खाया आप लोगों ने। जेंडर पैरिटी में आज 135 पोजीशन है हमारे देश की 156 कंट्रीज में, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से 9 साल में हो गया क्या? सबसे ज्यादा आप लोग रहे हैं। आप लोग बोलते रहे हैं कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटाई नहीं, गरीबी और ज्यादा बढ़ा दी। हाँ, जो लोग पिछड़े थे वो ये कहने लगे कि हमें एससी कैटेगरी में ले लो, जो सवर्ण थे वो कहने लगे हमें ओबीसी कैटेगरी में ले लो, क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन वो आप लोगों ने इंप्रूव करी ही नहीं, उनको अच्छा किया ही नहीं। इस देश के नागरिकों को आपने गरीब किया, इस देश के नागरिकों को आपने ना तो अच्छी एजुकेशन दी। नरेंद्र मोदी जी जब से राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से आप देख लीजिए, महिला उत्थान, महिला विकास के लिए एक के बाद एक कदम उठाए हैं। उन्होंने सोचा ना कि क्यों चूल्हे में जब लकड़ी से, कंडे से आग जलती है, धुएं से उनके फेफड़े छलनी हो। उज्ज्वला योजना तो वो लेकर आए ना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शौचालय वो लेकर आए ना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, स्टैंड अप योजना, बेटी बचाओ योजना। हाँ, आप 12 वर्ष से कम की बच्ची का अगर रेप होता है तो फांसी का, जो बच्ची के साथ रेप होता है उसमें फांसी देने का प्रावधान किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया ना। सुकन्या समृद्धि योजना, घर घर में जल पहुंचे, ये सब आप लोगों ने किया था क्या? बात बनाते हैं आप लोग बैठकर। आप लोगों की मंशा ना तो पहले थी, 2010 में जब राज्यसभा में आप लोग ने पास किया, अगर सोनिया गांधी जी चाहती तो लोकसभा में भी पारित हो सकता था, मंशा ही नहीं थी। 1996 से लेकर अब तक आप लोगों ने रोड़ा 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 अटकाया है। अब ये रोड़ा हटाया है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। एक बात और फाइनली कह दूं कि 370 हटी, 370 हटा तो क्या वहां पर रहने वाली जो महिलाएं हैं कश्मीर क्षेत्र की, उनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बाकी सब छोड़ दीजिए, क्या नफा क्या नुकसान। हाँ, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो माँ कौशल्या के कलेजे को ठंडक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी कि उनके पुत्र भगवान श्री राम महिमा जी, एक क्विक जवाब, फिर मैं अंजलि राय और रिंपल सोढी जी के पास भी जाऊंगा। महिमा जी, उत्तर माँ कौशल्या के कलेजे का तो पता नहीं, लेकिन आशीष ढोंचक की माँ के कलेजे में क्या गुजर रही थी वो हमने सुन लिया अभी 2-4 दिन पहले। मोदी जी को उन्होंने जो करारा जवाब दिया, उनसे जो सवाल पूछे उसका उत्तर नहीं आया। लेकिन खैर, मैं अभी इन्होंने बोला 75 साल में हमने क्या किया। भाजपा की प्रवक्ता के सहित इस पैनल पे बैठे हुए सभी लोग जिन स्कूलों विश्वविद्यालयों में पढ़े, वो विश्वविद्यालय स्कूल कांग्रेस ने बनाए। इन्होंने अभी पूछा कि जो है हमारी जो इन्होंने जितनी सारी बातें कही, मतलब भाजपा जब ये बात करती है तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि इतने वर्ष महिला, चाहे वो एडल्ट फ्रेंचाइज में उनको अधिकार देना हो, चाहे पंचायती राज में अधिकार देना हो, इनके अनुसार तो विश्व की शुरुआत ही तब हुई थी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जैसा जयराम रमेश जी ने संसद के अंदर कहा। अभी थोड़ी देर पहले अंबेडकर जी पर भी बात आई थी, और मैं ये याद दिला दूं दीपक जी, आपने तब ये सवाल पूछा था कि अंबेडकर जी को हराने वाली यदि कांग्रेस थी, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का चिन्ह है, तो उनको मंत्री बनाने वाले भी कांग्रेस ही थी। हारने के बावजूद 5 विपक्षी नेताओं को हारने के बावजूद लेकर के उन्होंने मंत्री बनाया पहली कैबिनेट के अंदर। तो इसलिए जो भाजपा की प्रवक्ता हैं यहाँ बैठ करके वो बिल्कुल बखान करना चाहती हैं अपनी पार्टी का, ये बात उचित है। लेकिन जो 2 सवाल मैंने पूछे थे
उनका जवाब वो ना दे सकी, ना देने की नीयत महिलाओं रखती के लिए है। क्या किया ये कांग्रेस पार्टी बताइए। ने क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया? मैं बता चुकी हूँ, मैंने पहले ही बताया। महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने क्या किया वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और वो सबको विदित है। सब नहीं बता चुकी है। और मत गिनवाइए, ये मत गिनवाइएगा कि राष्ट्रपति बनाया, स्पीकर बनाया, ये बनाया, वो आम महिलाओं के लिए क्या किया बताइए। एक महिला जब रोजगार मांगती है तो खट्टर कहते हैं तुम्हें चंद्रयान 4 पे भेज दूंगा। संदीप सिंह खेल मंत्री हैं, हरियाणा में बलात्कार के आरोप में घिरे हुए हैं। इनके ब्रजभूषण शरण सिंह को ये हमारी चैंपियंस को रौंद करके उनको सुरक्षा देते हैं। महिलाओं के लिए क्या किया, आम महिलाओं के लिए क्या किया वो बताइए। सांसद विधायक इधर उधर की बात ना करिए, बताइए कारवां क्यों उल्टाया आपने महिलाओं का, ये भाजपा की सच्चाई को सब भली भांति जानते हैं। हमने तो विधेयक को राज्यसभा में पारित करके दिया था, हमारी नियत प्रत्यक्ष थी, लेकिन भाजपा ने 9 साल किस चीज में लगा दिए ये नहीं बता पाई भाजपा की प्रवक्ता यहाँ। नहीं 2010 में किया ना, तो बाकी टाइम क्या कर रहे थे, ढपली बजा रहे थे आप लोग। आप जिसने पढ़ी वो स्कूल और विश्वविद्यालय बना रही थी कांग्रेस, जिस संसद में आज बैठ करके आज बोल रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही थी कांग्रेस। जब आपको और हमको वोट, वो तो हम देख रहे हैं जितने सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल थे, कितने षड्यंत्र के तहत आप लोगों ने खत्म कर दिए, जिससे प्राइवेट सेक्टर वाले आगे आ सके। क्या बात कर रही है महिमा जी, इस राष्ट्र की जनता को मूर्ख समझ रखा है। दो सवाल आप ही के समय था ना भाई, कॉन्वेंट एजुकेटेड अंग्रेजी सरकारी स्कूल। मैं आगे बढ़ता हूँ रिम्पल जी, महिमा जी की बातों का एक जवाब, उसके बाद मैं अंजलि राय जी के पास जाऊंगा। आप दोहरा सकते हैं अपना प्रश्न दीपक जी? महिमा जी ने कई आरोप लगाए, भाई जो कुछ किया तो कांग्रेस ने किया। आप क्या कहेंगी महिमा जी के इस बयान पर? देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या था 1996 से लेके 2014 तक जो रोक रहा था कांग्रेस को, क्या था, ऐसी क्या बात थी? देखिए, हम आज हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने ये बात कही है कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़ी विल पावर चाहिए, और वो विल पावर की कमी थी कांग्रेस के पास। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ठोक बजा के कह रही हूँ, विल पावर की कमी थी। इसीलिए ये 2014 तक जो राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका, उसको ये नोटिफाई नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि विल पावर की कमी थी। क्यों नहीं लेके आ पाए? क्योंकि विल पावर की कमी थी। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो बहुत लंबा चौड़ा एक चिट्ठा शुरू खोल दूंगी यहाँ पे कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया। वो कहने की बजाय मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने क्या किया। हमारी पोल प्रोमिसेस थी, 2 मेन पोल प्रोमिसेस। उनमें से एक थी लोकल बॉडी इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन जो हमने दी, और साथ ही में राशन डिपो के होल्डर्स के लिए उसके अंदर 1/3 हर तीसरा राशन डिपो एक महिला के पास है, 1/3 रिजर्वेशन हमने उसमें दी। मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी पार्टी का उदय ही श्रीमती नैना चौटाला जी के हाथों हुआ है। ये उन्हीं की सोच थी, उन्हीं की पॉलिसीज थी। उन्होंने जो हरी चुनरी चौपाल किया, ये उसी की वजह से है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि आज तक हर पार्टी, आई एम सॉरी टू से, पर हर पार्टी जो रिवायती पार्टीज हैं, ये भूलती आई हैं कि आप आधी आबादी को दरकिनार करके पूरा विकास नहीं कर सकते हैं। और हमारी पार्टी की यही नई सोच है कि हम इसको दरकिनार नहीं होने देंगे, आधी आबादी को हम दरकिनार नहीं होने देंगे, और यही हमारी पोल प्रोमिसेस आगे भी रहेंगी। और ये सिर्फ पोल प्रोमिसेस तक नहीं हम रुकते हैं, हम आगे, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी ये कर रही है। मुझे हैरानी ये इस बात की है कि कैसे आप एक महिला होके अभी भी इस बात पे सवाल कर रही है। क्या ये एक सही डायरेक्शन में स्टेप नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि ये एक सही स्टेप है? ठीक है, टाइम लगता है चीजों को परफेक्शन तक लाने में, उसमें समय लग सकता है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है बार बार कि इसको डिले किया गया है या रिम्पल जी रुक जाइए, आपने मेरे ख्याल से पर्याप्त बातें रख ली है। मैं अब अंजलि राय जी के पास जाऊंगा। अंजलि राय जी, एक क्विक सवाल आपसे। आप कह रही हैं कि जानबूझकर इसको और डिले किया जा रहा है, 2029 तक जो है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसमें भी संशय है। हालांकि सरकार कह रही है किसी भी हालत में 2027-28 तक हो जाएगा, क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है। आपका क्या तर्क है इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, तो इस वजह से ये बिल को पास किया है। लेकिन ये तो वो बात हुई कि पेमेंट आज कर दो और आपको सामान जो है वो 10-15 साल के बाद मिलेगा। ये किया है इन लोगों ने आज महिलाओं के साथ में। इन्होंने महिलाओं का समर्थन करने के लिए उन्हें धोखा दिया है। ये जो डिलिमिटेशन और सेंसस की बात इन्होंने की, ये इसलिए जरूरत पड़ती है अगर सीट्स को बढ़ाना होता है। अरे दिल बड़ा करते ना, आपके पास 543 सीटें थी, क्यों नहीं आप अपने हिस्से में से 1/3 महिलाओं को दे देते? डिलिमिटेशन और सेंसस अगली बार हो जाता। अभी क्या था, आप सच्चे मन से महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, आप महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं नारी शक्ति वंदन, लेकिन आप महिला को बेवकूफ बनाने वाला बिल लेकर आए हैं। और ये महिला आज ये पूछ रही है कि कहीं ये जुमला तो नहीं, जैसे आप जुमले देते रहे कि 18 करोड़ रोजगार बनाए जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, इस तरह के कई जुमले दिए गए लेकिन पूरे नहीं हुए। और मैं अनिला जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगी, जिन्होंने कहा कि गरीब जो है और गरीब हो गए थे, अमीर जो थे वो। मैं ये इनको बताना चाहूंगी कि आज के जो आंकड़े हैं कि जो गरीब हैं और गरीब और अमीर जो हैं और अमीर आपके राज में हुए हैं। आज हमने बहुत तरक्की की है, किसमें? आज 169 अरबपति हैं हमारे देश में। हम विश्व में तीसरे नंबर से सबसे अधिक अरबपति हमारे देश में है। लेकिन आज भी हमारे जो देश में 23 करोड़ लोग हैं वो बिलो पावर्टी लाइन है। 81 करोड़ जो है सरकारी अनाज पर हैं। आज अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें तो ठीक है अंजलि जी, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है आज के लिए। अनिला जी, इस बात का जवाब अगली डिबेट पे लूंगा, अभी मेरे पास इतना ही वक्त है। जी न्यूज़।